स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चलिए, कल हमने मौर्य वंश पढ़ा था। आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं गुप्त काल या गुप्त वंश को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आई होप क्लास आप सबको पसंद आई होगी। यार कमेंट कीजिए क्लास कैसी लगी। चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। पढ़ते हैं गुप्त काल में क्या हुआ था, कौन राजा थे, क्या क्या बना था। चलिए, छोटा चैप्टर है, करेंगे जल्दी से समझते हुए। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, स्थापना जरूर याद कीजिए, किसने वंश को बनाया था, स्थापना किसने की थी और आखिरी शासक कौन था। वंश से ये क्वेश्चन जरूर आता है, जैसा कि मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का बताया था कि मौर्य वंश के संस्थापक थे वो। ऐसे ही गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, श्रीगुप्त पूरा नाम है। यहाँ मैं आपको आगे बताता हूँ गुप्त वंश में और क्या क्या होता है। गुप्त वंश या गुप्त युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, सोने का युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, गुप्त वंश को सोने का युग कहा जाता था, लेकिन क्यों कहा जाता था चलिए समझते हैं। गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की। गुप्त काल शांति तथा स्मृति, नगर संस्कृति तथा धार्मिक भावना प्रदान करता था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब ये गुप्त वंश आया था तो इन्होंने भी एक राजनीतिक एकता प्रदान की थी। अपने आस पड़ोस के जो देश थे, जो नगर थे, जो शहर थे, सबसे मित्रता बनाई रखी, शांति बनाई रखी। इन्होंने युद्ध में ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाई। ठीक है, नगर की स्मृति की, मतलब लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान की। जैसे आज के टाइम पर देखें तो सुविधा क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी है ना, एजुकेशन, बिजली, पढ़ाई बच्चों की, रोड। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी सड़कें होना, अनाज अच्छे से होना, है ना, और टैक्स कम लेना, क्योंकि टैक्स तो राजा लेते थे, जो आपसे कहते हैं लगान, राजा तो लेते थे, उसी से तो राज चलता था, लेकिन कम लेते थे। इनके काल में लोगों पर अत्याचार नहीं हुआ। ठीक है, और धार्मिक भावना प्रदान करते थे, किसी से जात पात नहीं करते थे, कोई धर्म ऊपर नीचे कुछ नहीं, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे आपको क्या लिखना है इसमें, कैसे लिखना है। गुप्त वंश को इसीलिए सोने का युग या स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल साहित्य तथा कला की उन्नति का युग था। अच्छा, गुप्त काल में जब गुप्त शासक थे, श्रीगुप्त हुए, और भी गुप्त शासक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त भी थे। वो चंद्रगुप्त अलग हैं, वो मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो विक्रमादित्य जिन्हें बोलते हैं, आगे समझाऊंगा मैं, लेकिन आप समझिए इसे। ठीक है, साहित्य का, साहित्य किसे कहते हैं बेटा, पोइट्री को बोल देते हैं, है ना। पोइट्री होती है और संगीत होता है। ठीक है, कला, कला में सब चीज़ें आ जाती हैं। कला ड्राइंग से ही नहीं बोलते, है ना, अलग अलग कलाएं होती हैं। कहते हैं ना, इंसान तो बहुत कलाकार है, अलग अलग किसी में टैलेंट होना। ठीक है, तो ये भी दो वजह थी, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। इस काल में भारत के कई शक्तिशाली राज हुए। ठीक है, और इसी शासन काल में भारतवर्ष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ था। जैसे अब हम कहीं हैं, भारत के किसी कोने पे हैं, दूसरे कोने पे कोई दूसरा शहर बसा हुआ है, कोई सा राज्य है दूसरा। तो इस टाइम पर, इस समय पर भारत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ करता था गुप्त काल में। ठीक है, और इसी गुप्त वंश में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली राजा हुए। कई वंश ऐसे आए जिनमें एक या दो ही राजा महान थे, बाकी कोई शराब का सेवन करता था, है ना, कोई जनता पे या प्रजा पे अत्याचार करता था। लेकिन इस युग में, गुप्त वंश में, है ना, ऐसे ऐसे राजा आए जो बहुत शक्तिशाली थे और बहुत ही दयालु थे। इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में ये सारी चीज़ें मिल गई थी जो एक प्रजा को चाहिए होती हैं। आगे होगा समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त काल के सबसे महान सम्राट थे। गुप्त काल में बहुत महान सम्राट पैदा हुए, बहुत सम्राट बने, लेकिन समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये दो सबसे महान सम्राट थे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा दयालु, यही दो सम्राट हुए। ठीक है, यही दो राजा हुए। अब चंद्रगुप्त, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चंद्रगुप्त तो हमने मौर्य काल में पढ़ा था, ये चंद्रगुप्त अलग हैं। इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम भी बोलते हैं,
विक्रमादित्य नाम नहीं है, विक्रमादित्य एक उपाधि हुआ करती थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब हम किसी के नाम के आगे सर लगा देते हैं ना, मतलब उसे एक इज्जत बख्शने के लिए, एक इज्जत देने के लिए, किसी को महान बनाने के लिए। तो ऐसे ही उस टाइम पर, उस समय में किसी की महानता को दिखाने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी। जैसे पहले सुल्तान की उपाधि दी जाती थी, ऐसे ही यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी किसी को महान बनाने के लिए। तो चंद्रगुप्त प्रथम भी एक महान राजा थे, इसीलिए उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला गया। चंद्रगुप्त प्रथम इनका असली नाम था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कालिदास और अभिषेक गुप्त काल के दो साहित्यकार थे, ठीक है। कालिदास और अभिषेक, ये दो गुप्त काल के साहित्यकार, बहुत बड़े साहित्यकार थे। कालिदास का नाम तो सबने सुना होगा, ठीक है। बहुत अच्छे पोइट थे ये उस टाइम पर, उस समय पर। किस वंश में? गुप्त वंश में। किसी ने पूछ लिया कि कालिदास किस वंश के साहित्यकार थे, किस समय के थे, तो आपको बोल देना है गुप्त वंश के या गुप्त काल के। आ गया होगा समझ में। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। वह बौद्ध धर्म के स्थलों का भ्रमण करने के लिए ही भारत आया था। चीन से एक यात्री आया था घूमने के लिए भारत में, उसका नाम था फाहियान, ठीक है। वो किस काल में आया था? गुप्त काल में। ये क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया था, तो आपको फाहियान बताना है। फाहियान आया था गुप्त काल में। इसका नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री आया था चीन से, तो आपको यही लिखना है फाहियान, ठीक है। किस लिए आया था वो यहाँ पर बौद्ध जो स्थल थे, है ना, गौतम बुद्ध भगवान के जो स्थल थे, उनकी यात्रा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वो भारत आया था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ की। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको बता ही चुका हूं। उन्होंने एक संवत शुरू की थी जिसे बोलते हैं गुप्त संवत। संवत एक तरह से कैलेंडर को बोला जाता है। तो अब याद रखिए कि गुप्त संवत किसने शुरू की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक संवत शक संवत भी थी जो शक राज्य में हुई थी शुरू, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में एक होती है शक संवत और एक होती है गुप्त संवत। तो सीधी सीधी आप गुप्त से ही याद रखेंगे कि गुप्त संवत किसने शुरू की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखो गुप्त संवत और चंद्रगुप्त, है ना, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। कालिदास के दो ग्रंथ, कालिदास ने दो ग्रंथ लिखे थे, एक रघुवंश महाकाव्य और दूसरा लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कालिदास के कोई भी दो ग्रंथ बताइए जो फेमस हों, है ना। तो कौन कौन से थे? रघुवंश महाकाव्य और एक अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। वर्तमान में यह गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता क्लेव्स, ये आपने सबने नाम सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो मैं बता देता हूँ। ये एक गुफा के पैटर्न पर, गुफा के एक तरीके से नक्शे से बने हुए ये अजंता की गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, है ना, वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इन्हें किसने बनवाया था? गुप्त शासकों ने। ये आपसे किसी शासक का नाम नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा किसने बनवाया था, ठीक है। अगर एमसीक्यू में है तो गुप्त शासक ही आएगा या गुप्त काल आएगा, और अगर आपसे एक नंबर में थ्योरी में लिखने के लिए आता है तो बेटा आपको लिखना है कि अजंताओं की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, या अजंताओं की गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने या गुप्त राजाओं ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त नामक गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था। एक बहुत पुरानी झील थी जिसे सुदर्शन झील कहा जाता था। सुदर्शन चक्र आप समझते होंगे, भगवान विष्णु का जो वो था, चक्र था, तो उसी के नाम पर एक झील बनी थी सुदर्शन झील। तो वो हो गई थी खराब, है ना, जिसका कोई उपयोग नहीं था। तो उसका पुनर्निर्माण मतलब उसे फिर से किसने बनवाया? स्कंदगुप्त। ये भी गुप्त जो वंश था उसी के राजा थे स्कंदगुप्त। बहुत ही प्रतापी और बहुत ही अच्छे राजा थे ये भी। चलिए आगे देखते हैं। हूणों का आक्रमण गुप्त काल में ही हुआ था। उस समय सम्राट कुमारगुप्त थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाए कि हूणों का आक्रमण सर्वप्रथम भारत में किस काल में हुआ था, ठीक है। इसी लाइन पर मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन बना के दे सकता हूं। तो आपको याद रखना है
कि हूणों का जो आक्रमण भारत में पहली बार हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। अब आपसे ये पूछ ले कि जब हूणों का आक्रमण हुआ था तो उस समय कौन सा जो वंश था शासन कर रहा था, तब भी आप बताएंगे गुप्त वंश शासन कर रहा था। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हूणों के आक्रमण के समय गुप्त शासकों में या भारत पर किस राजा का राज्य था या किस सम्राट का राज्य था, तो आपको लिख देना है उसमें सम्राट कुमार गुप्त का राज्य था या सम्राट कुमार गुप्त का शासन था। ठीक है, अब ये भी एक बहुत प्रतापी राजा थे और हूणों का जब आक्रमण हुआ था तो हूण बहुत सारे आए थे भारत में, बहुत सारे हूण आए थे भारत को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और ये कुमार गुप्त ऐसे शासक थे जिन्होंने हूणों के आक्रमण को रोक दिया था, ज़्यादा अंदर आने नहीं दिया था भारत के, वहीं पर इसकी सेना को तहस नहस कर दिया था सम्राट कुमार गुप्त ने। आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्र मथुरा व सारनाथ थे। अब मैंने आपको बता ही दिया, गुप्त काल स्वर्ण युग तो बोला ही जाता था, और किस किस वजह से बोला जाता था ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो उनमें से कला भी एक थी। तो कला के जो मुख्य केंद्र थे जहाँ पर कला सबसे ज़्यादा होती थी, है ना, मूर्ति कला हो गई, मूर्ति बनाना, स्टैचू होता है जो बच्चे इंग्लिश में समझे स्टैचू, और मूर्ति बनाना, भगवान की मूर्ति बनती है ना, रथों की मूर्ति बनती हैं, और भी चीज़ें, पक्षियों की मूर्ति बनती थी। तो वो कहाँ, उसके जो दो केंद्र थे, कहाँ कहाँ बनती थी, कहाँ कहाँ फेमस थे। जैसे अब मैं बोलूँ बनारस साड़ी के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, आगरा पेठे के लिए फेमस है, तो ऐसे ही चित्रकला के लिए फेमस क्या था उस टाइम पे गुप्त काल में, कौन सी जगह फेमस थी, तो वो थे मथुरा और सारनाथ। और भी जगह थी लेकिन ये दो मुख्य केंद्र थे, दो फेमस जो जगह थी वो यही थी, एक मथुरा और एक सारनाथ। ठीक है, सारनाथ आप गौतम बुद्ध से याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध जी यहीं सारनाथ में ही थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को भी कहा जाता था। अभी मैंने आपको बताया था सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में, तो सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। बहुत बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। गुप्त शासन काल में सभी के सभी राजा बहुत शक्तिशाली आए, बहुत तेजस्वी आए। ठीक है, तो उन्हीं में से ये सम्राट समुद्रगुप्त थे। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है डायरेक्ट ऐसे ही कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो वो सम्राट समुद्रगुप्त या राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ये पूछ ले कि राजा समुद्रगुप्त किस वंश से थे, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिसके पीछे गुप्त आ जाए, चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ के जिसके पीछे गुप्त आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये गुप्त वंश से हैं। ठीक, एक छोटी सी ये ट्रिक है, बता देता हूँ बस यही। और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम, या उन्हें महान होने की वजह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते थे, वो गुप्त वंश से थे। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उन्हें भी विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे कहते हैं, अगर एमसीक्यू में है तो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, और अगर थ्योरी में आता है तो उपाधि इनको बाद में दी गई थी। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद ली थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो दूसरा चंद्रगुप्त था, है ना, अगर वैसे मैं आपको समझाऊं तो चंद्रगुप्त अब तक आपने 3 पढ़ लिए, लेकिन गुप्त काल में 2 चंद्रगुप्त हुए थे। इसको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य काल में थे, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल में थे, और उनके बाद गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी हुए, है ना। उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि जनता ने दी थी, उनकी प्रजा ने दी थी। तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय लिखना है अगर आपसे थ्योरी में पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहते थे। अब जैसे जो यहाँ भूमि का जो टैक्स होता था, किसी के पास समझो उस समय 10 एकड़ ज़मीन थी तो उससे कुछ टैक्स लेते थे कि 10 एकड़ ज़मीन में आप गेहूं कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ की ज़मीन का जो गेहूं निकलेगा वो मुझे देंगे, राजा कहता था। ठीक है, तो कर को या टैक्स को उस टाइम पर भाग कहते थे। ठीक है, भूमि कर को, जो लैंड का टैक्स होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त काल का सबसे प्रमुख गणितज्ञ व ज्योतिष
वारह मेहर था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ, ठीक है, मैथमेटिशियन या ज्योतिष कौन थे, तो आपको आंसर देना है गुप्त काल के सबसे प्रमुख गणितज्ञ व ज्योतिष वारह मेहर थे। आ गया होगा समझ में। एक चीज और आप समझिए कि सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे। ये आपके इसी टॉपिक में था। यूनान का खैर कोई कॉन्सेप्ट आपके इस टॉपिक में नहीं आया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके इसी चैप्टर से उठ के आ जाता है। तो मैं आपको, लेकिन चले वो इसी गुप्त काल के समय ही थे। सोने के सिक्के सबसे पहले गुप्त काल के समय में चले थे, लेकिन चलाए किसने थे? यूनानियों ने, यूनान के लोगों ने। तो क्वेश्चन को याद रखिए कि सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले कब चले थे? सोने के सिक्के, ठीक है। मैं सिक्कों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोने के सिक्के की बात कर रहा हूं, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स। ये सबसे पहले किसने चलाए थे? यूनानियों ने। आ गया होगा समझ में। चलिए, चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। गुप्त काल में हमें इतना ही पढ़ना है। अजंता की गुफा आपको याद रखनी है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। किसने बनवाई थी? गुप्त शासकों ने। या किस काल में बनी थी? गुप्त काल में। आ गया होगा समझ में। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सएप करें। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। मैं वहाँ हर क्लास के आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि आप क्लास देखें और देखने के बाद नोट्स पढ़ें। आप ये भी कर सकते हैं, आपने नोट्स पढ़े हैं क्लास देखने के बाद और नोट्स में कोई दिक्कत लग रही है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, तुरंत वीडियो को ओपन करें और वीडियो में भी कोई डाउट है तो बच्चे मुझे व्हाट्सएप करें या कॉमेंट करें, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यार चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, हर्षवर्धन काल, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.